हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यांमार का तख्ता पलट। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जो है म्यांमार, जिसके अंदर फिर से सिविलियन गवर्नमेंट को हटा करके वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट ला दी गई है। यानी कि वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो चुका है और वहां पर मिलिट्री गवर्नमेंट आ चुकी है। इसके क्या क्या कारण है और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आने वाली हर वीडियो को लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं म्यांमार की, तो आइए मैप के ऊपर देखते हैं कि म्यांमार कहाँ पर स्थित है। म्यांमार की स्थिति कहाँ पर है और साउथ ईस्ट एशिया में इसका कहाँ पर लोकेशन है। अगर हम बात करें म्यांमार की, तो ये आप ग्लोब देख रहे हैं और ग्लोब में अगर हम मूव करें इंडिया की तरफ तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और इंडिया के अगर हम लोग ईस्ट में देखें तो ये रेड से आपको बॉर्डर जो दिख रही है, पूरी बाउंड्री, ये है म्यांमार। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया का जो बॉर्डर है, इसके अंदर मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जगह हैं। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो है, ये सारे के सारे जो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि बर्मा। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपने देखा, म्यांमार जो है एक साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है और इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। 3-4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये सब जो है आते हैं नेबरिंग स्टेट्स जो म्यांमार से सटे हुए बॉर्डर शेयर करते हैं। होता यूँ है कि म्यांमार के अंदर जो कू होता है उसके पीछे वजह ये होती है कि हाल ही में 2020 में जनरल इलेक्शन हुआ था म्यांमार के अंदर, जिसके अंदर आंग सान सू की को बहुत बड़ी मात्रा में बहुमत प्राप्त हुआ था। उनके बहुमत प्राप्त होने से मिलिट्री जो है नाखुश रहती है। मिलिट्री का ऐसा मानना होता है कि जो बहुमत आया इनको इतनी बड़ी मात्रा में, वो जो है इनको बहुमत आया है अनफेयर मीन्स से, मतलब इनकी वोटिंग में बहुत सारी धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ी हुई है। 1 फरवरी को जैसे ही पार्लियामेंट की पहली मीटिंग होने वाली थी, ठीक उससे पहले ही मिंग आंग लियांग, ये जो आर्मी जनरल होते हैं म्यांमार के, ये डिक्लेयर कर देते हैं 1 साल का इमरजेंसी म्यांमार में और आंग सान सू की को डिटेन कर लेते हैं। पूरे स्टेट के अंदर इमरजेंसी आ जाती है और मिलिट्री शासन लागू कर दिया जाता है। ये हुआ है 1 फरवरी को। इसके कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहला कारण मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन हुआ है 2020 के अंदर जनरल इलेक्शन, उसके अंदर इतनी बड़ी मात्रा में, यानी कि 396 सीट्स आई हैं, 498 सीट्स में। ये आया है सिर्फ और सिर्फ आंग सान सू की को, यानी कि उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को, NLD को। मिलिट्री का ऐसा कहना है कि मिलिट्री कहती है कि इलेक्शन जो भी हुआ है इसके रिजल्ट में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली हुई है और जो जनरल इलेक्शन हुआ था नवंबर 2020 में, इसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, इसीलिए इस रिजल्ट को नहीं मानती हैं। और जिसके अंदर 9 मिलियन वोट जो कास्ट किए गए हैं इन सारे इलेक्शंस के अंदर, इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी है। ठीक है, इसको लेकर के मिलिट्री क्या करती है कि मिलिट्री जो है वहाँ की जो कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन है, यूनाइटेड इलेक्शन कमीशन, म्यांमार की इलेक्शन कमीशन है, उनसे ये कहती है कि आप इलेक्शन को फिर से एक बार रिव्यू कीजिए, इलेक्शन के अंदर रिजल्ट जो भी आया है उसको फिर से देखिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अगर आप इसको फिर से चेक नहीं कीजिएगा, इसके अंदर ठीक नहीं कीजिएगा इनकी गड़बड़ियों को, या फिर रिजल्ट जो है जो आया है इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो 1 फरवरी को जो पार्लियामेंट स्टार्ट होने वाला, हम स्टार्ट नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसा कहती है कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई भी वहाँ पर गड़बड़ी नहीं मानी गई, कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हुआ, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग हुआ है। तो कैंडिडेट्स जो भी खड़े हुए थे उनको वोट मिला है बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी वहाँ पर माल प्रैक्टिस नहीं हुआ। इसकी वजह से मिलिट्री का इस पर बहुत ही उल्टा रिएक्शन होता है। मिलिट्री कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हुआ है माल प्रैक्टिस, और इसी की वजह से क्या होता है कि मिलिट्री जो है पूरा कू कर देती है। ठीक है, देखिए 2008 की बात है। अब मिलिट्री को इतना पावर कहाँ से मिलता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मिलिट्री
अगर जो भी होती किसी देश की मिलिट्री, तो उसको इतना पावर कहाँ से आ जाता है कि वो संसद को, पार्लियामेंट को ओवरटेक कर ले, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट को ओवरटेक करके मिलिट्री गवर्नमेंट ले आए। तो इसके पीछे वजह है 2008 में जब म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो मिलिट्री के द्वारा ही बनाया गया था। वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोड मैप, उनकी जो बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री के द्वारा, वो रोड मैप टू द डेमोक्रेसी है। ठीक है, वो मिलिट्री की ही रोड मैप है डेमोक्रेसी तक जाने की। वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था और उसके अंदर क्या है कि 25%, ठीक है, 25% अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह मिलिट्री का मतलब सीट जो है वो रिजर्व है। यही वजह है कि मिलिट्री को इतनी ज़्यादा पावर मिलती है, वो पार्लियामेंट तक पहुंच चुके हैं वहाँ की मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री के अंदर उनकी जो ऐसा मिलिट्री का कहना है कि वो सेफ गार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रोल जो है नेशनल अफेयर्स में लाना चाहते हैं। दोनों ही हाउसेस में, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह। पॉलिटिकल पार्टी में वो रहेंगे, पॉलिटिकल मेंबर बन के रहेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो सेफ गार्ड कर पाएंगे। हालांकि कितना सेफ गार्ड कर रहे हैं या फिर मिलिट्री पावर लाने के लिए उनकी अपनी पावर का एक्सटेंशन है, वो तो देखने को आपको मिल ही रहा है। देखिए, ये चार्ट आपको दिखाता है कि अगर हम बात करते हैं अपर हाउस की, म्यांमार का अपर हाउस, तो उसके अंदर भी टोटल 224 सीट्स हैं, जिसके अंदर 56 यानी कि 25% निकाले तो 56 मिलिट्री के लिए रिजर्व है। वहीं लोअर हाउस की बात कर दी, इसमें 440 सीट्स हैं म्यांमार की, उसके अंदर टोटल 25% यानी कि 110 सीट जो है मिलिट्री के लिए रिजर्व है। ये जो है मिलिट्री के लिए रिजर्व है और यही वजह है कि मिलिट्री का इंटरफेरेंस जो है पार्लियामेंट तक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है म्यांमार के अंदर। कुछ और अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, तो अदर फैक्टर्स के अंदर देखिए, ये तो थी कि चलिए इलेक्शन के अंदर अनफेयर मीन्स था तो मिलिट्री ने कू किया या फिर जो भी इल्ज़ाम लगा करके किया। दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं तो देखिए क्या है कि मिलिट्री ऑलरेडी वहाँ पर अभी पावर में है और मिलिट्री वहाँ की बहुत ज़्यादा करप्ट है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसा कहते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड मीडिया में भी कवरेज है कि ऐसा है कि वहाँ की मिलिट्री बहुत ज़्यादा करप्ट है और अगर मान लीजिए आन सान सू की पावर में आती हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा रिफॉर्म करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चेंजेस करेंगे और जो 25%, ये जो 25% का जो कोटा है जो मिलिट्री के लोगों के लिए है कि मिलिट्री के लोग जो है अपॉइंट होकर के पार्लियामेंट में रहेंगे, उसको चेंज करेंगी। ये बहुत बड़ा डर था कि मिलिट्री के लोग, अगर ऐसा होता है कुछ भी, तो मिलिट्री का जो कोटा है 25% का, उसको हटा दिया जाएगा, उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मिलिट्री का पूरा पार्लियामेंट से पूरा उनका स्वाइप अप हो सकता है, वहाँ से वो लोग हट सकते हैं, अगली बार से पार्लियामेंट में कोई भी मिलिट्री के मेंबर्स जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि मिलिट्री जो है और ज़्यादा पावर में रहना चाहती है। वहाँ की मिलिट्री जो है म्यांमार की, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने बनाया है, पार्लियामेंट में भी रोल है। सो मिलिट्री इस बेसिस पे कि उनको और ज़्यादा पावर उनको मिले, वो पावर में बहुत देर तक रह सकें, तो इस वजह से भी उन्होंने एक बहाना बना करके या फिर कह सकते हैं कि ये जो इरेगुलरिटीज़ की बात करके सिविलियन गवर्नमेंट को हटा करके मिलिट्री पावर को मेंटेन करने की, अपनी पावर को ही मेंटेन करने की एक तरीका है। एक तरीके से वो मिलिट्री को अपना चाहते हैं कि उनका मिलिट्री का ही पावर वह म्यांमार में बना रहे। ठीक है, फिर देखिए अगर हम बात करते हैं, ये सारे तो रीज़न हो गए कि चलिए म्यांमार के अंदर किस तरीके से कू हुआ है या फिर तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स के कारण हुआ है। इंडिया और म्यांमार की बात करते हैं, तो इंडिया और म्यांमार की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि इंडिया और म्यांमार जो है दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं। इनिशियल सपोर्ट जो था डेमोक्रेसी के समय, देखिए पहले जो था, जैसे ही 1990 के अंदर शू की रिलीज होती है, ठीक है, जैसे ही ये रिलीज होती है तो क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैंपेन चलता है और इंडिया जो है उस कैंपेन को सपोर्ट किया था। ठीक है, 1990s के अंदर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था वहाँ की मिलिट्री को और यही वजह है कि जो शूकी हैं वो अगर पावर में आती तो इंडिया के साथ, ऑब्वियसली बात है मिलिट्री को हम लोगों ने उस टाइम सपोर्ट किया था 1990 के अंदर, क्योंकि मिलिट्री ने हम लोग की बहुत बड़ी हेल्प की थी। नॉर्थ ईस्ट के पार्ट के अंदर बहुत सारे मिलिट्री ग्रुप थे, जो वो मिलिट्री ग्रुप जो है इंडिया के अंदर कह सकते हैं कि अपसर्ज कर रहे थे, वो अपना एक
अलग से कंट्री बनाने के लिए। तो मिलिट्री, म्यांमार की मिलिट्री ने बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया की हेल्प की थी नॉर्थ ईस्ट में जो भी अपसर्जेंट देखने को मिल रहा था उन सबको शांत करने में। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया था, मिलिट्री को सपोर्ट किया था। और इससे कहीं ना कहीं म्यांमार की जो NLD जो पार्टी थी शूकी की, उसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नाराज़ किया था। तो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए अभी मिलिट्री रहती है पावर में, तो कहीं ना कहीं हम लोग का कोई लॉस अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग एक और चीज़ नहीं चाहते हैं कि इंडिया के अंदर, देखिए एक चीज़ और है कि इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, इंडिया का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट म्यांमार के अंदर है। अगर मान लीजिए हम लोग किसी भी अगेंस्ट में जाते हैं मिलिट्री के, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट अभी हम लोगों ने की है वो सारी इन्वेस्टमेंट अभी डूब जाएंगी और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा इंडिया के लिए। तो हम लोग अभी जैसा म्यांमार के अंदर चल रहा है, हम लोग, यही वजह है कि इंडिया के जो भी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन लोगों ने कुछ खास ट्वीट नहीं किया। हम लोगों ने एक न्यूट्रल सा सब्सटेंस लिया है कि ना हम लोग आन शान शूकी के अगेंस्ट बोलेंगे, ना ही उनके सपोर्ट में। मिलिट्री वहाँ पे जो भी हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड मीडिया ने और वर्ल्ड के अदर जितने भी लीडर्स हैं उन लोगों ने इसके अगेंस्ट बहुत कुछ बोला। इंडिया ने कुछ खास इसके अगेंस्ट में, ना ही कुछ सपोर्ट में, न्यूट्रल होकर के अपना एक स्टेटमेंट दिया कि ठीक है हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, शूकी जो है, एक और प्रॉब्लम यह है कि आन शान शूकी जो है वो चाइना के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, चाइना के क्लोज ऐसे हैं कि 2015 के अंदर इंडिया का सपोर्ट जो स्टैंड हुआ था, आर्मी का क्रैकडाउन जो हुआ था रोहिंग्या के खिलाफ, तो उसके अंदर जो फ्रेंडशिप थी इंडिया और म्यांमार के मिलिट्री के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ऑब्वियसली मिलिट्री वालों ने, जो म्यांमार की मिलिट्री है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो हमारी हेल्प की ही थी, बदले में उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ जो भी पूरा अपना अभियान चलाया था जिसके अंदर हम लोगों ने सपोर्ट किया था। और यही वजह है कि मिलिट्री और हमारी जो फ्रेंडशिप जो है कुछ ठीक ठाक है। ये जो है, इस वजह से शूकी जो है कहीं ना कहीं चाइना से बहुत ही ज़्यादा प्रो चाइना हो गई थी। और शी जिनपिंग जो है उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेलकम किया था कि शूकी जो है उनका कनेक्शन चाइना से बहुत ही अच्छा रहे। और हम लोग के लिए ये बहुत ही ख़राब होगा क्योंकि हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे जैसे ही चाइना और म्यांमार का रिलेशन, बहुत चाइना का इंटरफेरेंस म्यांमार के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि जो अभी जो मिलिट्री अपसर्ज हुआ है या फिर तख्ता पलट हुआ है म्यांमार के अंदर, इंडिया को उससे अभी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है तब तक जब तक वहाँ पर कुछ ऐसा एंटी इंडिया कोई भी कैंपेन नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया का जो भी बायलैटरल रिलेशन है म्यांमार के साथ, तो वो उससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा अगर वहाँ पर तख्ता पलट भी होता है तो। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बहुत सारे लीडर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग क्रिटिसाइज़ किया है। इवन जो बाइडेन जो हाल ही में भी USA के प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये कह दिया है कि म्यांमार पे सैंक्शन लगाएंगे, मैसिव अमाउंट पे सैंक्शन लगाएंगे, तब जा करके वो वहाँ की जो आर्मी जनरल है वो इस बात को मानेगी और वहाँ की जो भी सिविलियन गवर्नमेंट है उसको फिर से वापस से वहाँ पर इंस्टॉल करेंगी। बट ऐसा अभी करना शायद सही नहीं होगा क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ किसी भी कंट्री के अंदर अगर तख्ता पलट होता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सिविलियंस के ऊपर कि बहुत सारे चेंजेस उनको देखने को मिलते हैं। इवन हो सकता है टैक्सेस और बहुत सारे चेंजेस, उनको फ्रीडम उनकी बहुत सारी छीन जाती है। उसके ऊपर टैक्स का बर्डन यानी कि सैंक्शन लगाना मतलब बहुत सारे चीज़ों में इकोनॉमी में लॉस होना। इकोनॉमी में लॉस मतलब उनको टैक्स में प्रॉब्लम होना, उनकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ना। तो ये वहाँ की सिविलियन को डायरेक्ट और ज़्यादा परेशान करना होगा, बशर्ते ये कि वहाँ की मिलिट्री को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अभी जो है सिनारियो ऐसा है कि जो तख्ता पलट हुआ है पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा इसकी निंदा हो रही है, वर्ल्ड मीडिया इसको पूरा कवर कर रहा है। सो कंक्लूजन में हम लोग कह सकते हैं कि अगर यूएस जो है, यूएस का जो सैंक्शन लगाना ये सही नहीं है। इसको अरेंजमेंट को अगर कुछ बात करनी भी है तो इसको मिल बैठ के बात करनी चाहिए, मिलिट्री से बात करनी चाहिए, जो बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड के या फिर कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन के या फिर यू के, वो भी आकर के वहाँ से बात करें और बात करके अगर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता तो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू सैंक्शन लगाना और वॉर छेड़ देना और अलग अलग चीज़ों से। ठीक है, तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।